नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तेलंगाना में कौन सी बिसात बिछाई जा रही है, ये सवाल सबसे बड़ा है। और ये जो मुद्दा है ये महज तेलंगाना तक का नहीं है। आप तेलंगाना से आगे चलिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जो आप मिला लेते हैं तो 42 लोकसभा की सीटें होती हैं। और यहां अगर तैयारी के लिहाज से देखा जाए और उसमें भी भाजपा के एंगल से नजर दौड़ाया जाए तो आप ये देखिए कि वहां पर एक बाईपोल होने जा रहा है। उस बाईपोल को लेकर एकदम सियासी संग्राम छिड़ गया है और उसमें न भाजपा पीछे है और न टीआरएस पीछे है। वहां खुद मुख्यमंत्री उस बाईपोल इलेक्शन को लेकर, एक सीट का है, मुख्यमंत्री भाषण दे चुके हैं। गृह मंत्री वहां जाएंगे, अमित शाह। जी हां, इससे आप समझ सकते हैं कि दरअसल वो जो उपचुनाव है वो उपचुनाव महज उपचुनाव नहीं है, बल्कि जो विधानसभा का चुनाव होगा और जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। और वह इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने अभी चर्चा की थी और वो चर्चा जो है वो इस बात पर थी कि एक सर्वे आया और जिस सर्वे में ये बताया गया कि अब जो पहले नंबर की पार्टी भले ही टीआरएस है लेकिन दूसरे पर भाजपा आ चुकी है और कांग्रेस को वो पीछे ढकेल चुकी है तेलंगाना में। और जो वोट का प्रतिशत है तेलंगाना में टीआरएस और भाजपा के बीच का वो महज 6-7% रह गया। ऐसी स्थिति में ये जो उपचुनाव है ये खासा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये उपचुनाव बहुत चीजें तय करेगा, लेकिन वो तो एक अलग तरह का संदेश देगा ही। पर जो तैयारी भाजपा कर रही है दरअसल उस पर एक बारगी नजर दौड़ाते हैं, और खास तौर से तब जब खुद गृह मंत्री यहां दौरे पर रहते हैं। और जो दूसरी बड़ी चीज यहां पर हुई है कि जिनको माना जाता है कि वो उनके बड़े विश्वस्त सहयोगी हैं, सुनील बंसल। आप देखिए वो पहले उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, अब वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और जिन 3 राज्यों की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें एक तेलंगाना है। ये बात से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिहाज से तेलंगाना। एक बात। दूसरी बात देखिए कि चर्चा यह है कि अमित शाह जब तेलंगाना पहुंचते हैं तो वो जूनियर एनटीआर से मिलते हैं। उनकी अपनी बड़ी लोकप्रियता है तेलंगाना में। अब क्या उसके जरिए कोई अलग तरह की सियासत भी सोची जा रही है, ये अपने आप में एक सवाल है। चर्चा ये भी है कि वहां जो ये प्रजा संग्राम यात्रा चल रही थी वो उसका तकरीबन 1000 किलोमीटर का चरण पूरा हो चुका है। उस प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए पूरे तेलंगाना में भाजपा, आप ये समझिए कि अपने लिए एक माहौल बना रही है और टीआरएस की उन विफलताओं को वहां की आवाम तक पहुंचा रही है। तो जाहिर तौर पर इससे एक मोमेंटम तो बनता ही। और ये जो प्रजा संग्राम यात्रा है ये लोकसभा चुनाव के पहले खत्म होगी, एक बात। दूसरी बात, ये अकेली यात्रा नहीं है। इस तरह की कई यात्राएं जो हैं, जैसे स्कूटर यात्रा वहां चल रही हैं और उन यात्राओं के जरिए तेलंगाना में माहौल बनाया जा रहा है, खास तौर से उन योजनाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री ने शुरू की हैं और जिनका लाभ उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उन तमाम बातों को देखते हुए। और ये जो इस एक तो प्रजा संग्राम होगा, इसके अलावा जो वहां स्कूटर वगैरह यात्रा चल रही है उसमें बड़ा ख्याल ये रखा जा रहा है कि तमाम नेता रात रुके और पंचायतों में, और फिर पंचायतों के उस पंचायत के 100-150 लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करें, बातचीत करें, उनकी बात सुने, अपनी बात बताएं। इसके जरिए एक पूरा आप वातावरण तैयार करने की कवायद चल रही है। दूसरा, बूथ किस तरह मजबूत हो इसकी पहल हो रही है। और जो एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, हालांकि अमित शाह तो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये वो साफ कह चुके हैं। लेकिन एक चर्चा को बल मिला है और उस बल मिलने की वजह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव है।
और उसके एक दो कारण और हैं, उस पर मैं आता हूं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया एनडीए के उम्मीदवार का। एक तो ये बात रही। अब उन्होंने समर्थन किया तो समर्थन के बाद से ये संभावना ज्यादा बताई जाने लगी कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये लोग आपस में गठजोड़ करें। अब उसमें क्या है क्या नहीं है ये एक अलग मसला है, लेकिन 42 सीटें आती हैं उस इलाके से जहां पर प्रभाव आप एक तरह से कहिए बढ़ाने की कोशिश भाजपा कर रही है। हालांकि कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और अमित शाह अगर कोई बात कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो एक तरह से उस संभावना को खत्म कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि राजनीति है और राजनीति में संभावनाओं पर ही पूरा खेल चलता है। ये अलग बात है कि 2019 में अगर गौर किया जाए तो किस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी, और वो जो विपक्ष है उस विपक्ष का जो ताना बाना है उसको एक धागे में पिरोने की कवायद की थी, जैसा कि दावा इस समय नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इसीलिए कई लोग ये कह भी रहे हैं कि कहीं उसी तरह का उनका भी हाल ना हो, लेकिन अभी हम उस हाल पर नहीं जा रहे हैं। अपना कहना यह है कि यह चर्चा खूब जोर से चल रही है। अब वो किस रूप में आकार प्रकार लेती है ये एक अलग मसला है, लेकिन तेलंगाना के लिहाज से भाजपा जिस तरह से आप ये समझिए पॉजिटिव है, वो आप सहज ही वहां जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है उसे देख सकते हैं। और आप देखिए जैसे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पीछे का बड़ा कारण यही रहा। फिर एक चीज वहां पर और चल रही है, वो ये कि वहां के जो हर जगह के आपको ये ध्यान होगा कि आजादी महोत्सव को लेकर, अमृत महोत्सव पर जितने भी स्थानीय स्तर के जो तमाम योद्धा रहे और जिनका स्वतंत्रता में बड़ा योगदान रहा, उन सब को लेकर एक मुहिम तो भाजपा चला ही रही है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो हर घर तिरंगा वाला मसला था, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पॉजिटिव था इस मसले को लेकर तो वो टीआरएस थी। केसीआर एकदम आप ये समझिए कि वहां इस तरह से अभियान चल रहा था कि भाजपा को मौका न मिले कि वो तिरंगा के बहाने केसीआर को घेर पाए, सरकार को घेर पाए। और कमोबेश यही स्थिति आंध्रा में भी थी। बाकायदे खबर आई थी कि असल में ये डर ज्यादा है उन गैर भाजपाई सरकारों में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो तिरंगा है इसके बहाने उनको घेर न लिया जाए। और वैसे भी जिस तरह से वहां काकतीय राजवंश को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समय प्रधानमंत्री ने बाकायदे उनका उल्लेख किया, और न सिर्फ उल्लेख किया बल्कि उस दिशा में कामकाज भी होना चाहिए, जो आपके लोकल हीरो हैं उसका भी उन्होंने आह्वान किया था। तो ये तमाम चीजें उन स्थानीय लोगों को अपील करती हैं जहां क्षेत्रवाद हावी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की जो एक तरह से आप कहिए कि अपील रहती है, वो किसी भी पार्टी को खुद को उन लोकल लोगों के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ये मसला जो है ये केसीआर भली बात समझ रहे हैं और इससे वो घबराए भी हुए हैं, इसीलिए हर घर तिरंगा को लेकर इस तरह का अभियान चला था। लेकिन जो कुछ चीजें उनके खिलाफ जाती हैं उसमें से तो एक है जो करप्शन के बड़े आरोप हैं, परिवारवाद। ठीक बात है कि वो एक रीजनल आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन भाजपा जिस तरह से इन दो मसलों को बड़ा मुद्दा बना रही है, और असल में परिवारवाद और भ्रष्टाचार, और इन्हीं मुद्दों के जरिए वो आम लोगों में अपना विस्तार कर रही है। और एक जो बड़ी चीज है वो हिंदुत्व। ये जो हिंदुत्व का उनका अपना धारा वाला मसला है, इस मसले ने केसीआर की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। और उसमें जब अभी कार्यकारिणी की जब बैठक थी, उस बैठक में जो अमित शाह का भाषण है, उस भाषण में जो वो कहते हैं कि कार तो इनकी है लेकिन स्टीयरिंग ओवैसी के हाथों में। दरअसल ये जो उन्होंने कहा, ये असल में ये बातें वहां जमीन पर बड़ा अपील करती है।
और ये कहा भी जाता है कि ये चर्चा खूब होती है कि केसीआर जो है वो कोशिश करते हैं कि ओवैसी को खुश रखा जाए ताकि वो जो वहां पर मुस्लिम मतदाताओं वाला वोट है उसको हासिल किया जा सके। और आप देखिए इस वोट की बड़ी मारामारी है, इसके लिए वहां कांग्रेस भी लगी हुई है, आम आदमी पार्टी भी अपनी जोर आजमाइश करी रही है, और यही वोट है जिसके लिए केसीआर ने एनडीए का समर्थन करने की बजाय प्रेसिडेंट इलेक्शन में उन्होंने अपोजिशन का समर्थन किया, यशवंत सिन्हा का समर्थन किया, वह भी तब जबकि उनके यहां तकरीबन 19 सीटें जो हैं वो जनजातीय समाज के लिए सुरक्षित हैं। तो ये तमाम प्रकार की वहां परिस्थितियां हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से वहां पर प्रजा संग्राम यात्रा हो, स्कूटर रैली हो, या फिर जो अमित शाह तमाम लोगों से जो वहां मिलजुल रहे हैं, फिर वहां जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो पूरा जो फीडबैक लिया गया, फिर बूथ तक का जो प्रबंधन हो रहा है और तमाम जगह गांवों में रुक कर जिस तरह से फीडबैक लिया और दिया जा रहा है, ये तमाम चीजें इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि बड़ी मजबूत बिसात बिछाई जा रही है ताकि उस जमीन पर वोटों की और सीटों की पौध जो है वो हासिल की जा सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।